हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय का टॉपिक कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करेंगे। तो चित्र में सबसे पहले हमने कॉम्पटन प्रभाव के लिए जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसको हमने चित्र में प्रदर्शित किया है। चित्र में ये जो है ये हमारा एक्स किरण स्रोत है। ये एक्स किरण स्रोत किसी टारगेट पर, किसी लक्ष्य पर इस एक्स किरण स्रोत के द्वारा एक्स किरणें आपतित की जाती हैं। तो इस टारगेट, इस लक्ष्य के द्वारा, जिसे हमने यहाँ नाम दिया है प्रकीर्णक, यह एक्स किरणों को प्रकीर्णित कर देता है। यहाँ हमने एक समांतरक यूज किया है जिससे जो प्रकीर्णित एक्स किरणें हैं ये एक पुंज के रूप में किसी क्रिस्टल पर आपतित होती हैं। इस क्रिस्टल द्वारा जो प्रकीर्णित किरणें हैं यहाँ एक्स किरण संसूचक, जिसे हम एक्स किरण डिटेक्टर भी कहते हैं, के द्वारा डिटेक्ट होती है। तो सन 1923 में कॉम्पटन ने एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग में ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य का मापन किया तथा यह परीक्षित किया कि एक्स किरण, प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो प्रकार की एक्स किरणें पाई जाती हैं। जो प्रकीर्णित एक्स किरणें हैं इसमें दो प्रकार की एक्स किरणें प्राप्त होती हैं। एक एक्स किरण जो प्रकीर्णित एक्स किरण है, उन प्रकीर्णित एक्स किरणों में से कुछ एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य जो है वो आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है तथा कुछ एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य जो प्रकीर्णित हुई हैं उनकी तरंगदैर्ध्य आपतित किरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्यों का अंतर, जो दोनों हमारे पास प्रकीर्णित है, जिनके प्रकीर्णित एक्स किरणों में हमारे पास कुछ एक्स किरणें जो हैं वो जिनकी तरंगदैर्ध्य आपतित तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है तथा कुछ प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। इन दोनों प्रकार की किरणों के एक्स किरणों में तरंगदैर्ध्य में अंतर को हम कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। यह जो हमारे पास जो कॉम्पटन विस्थापन है, यह कॉम्पटन विस्थापन प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। एक्स किरण प्रकीर्णन में आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक तरंगदैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरणों के पाए जाने की घटना को हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो कॉम्पटन प्रभाव क्या है? जब हम किसी एक्स किरण पुंज को किसी लक्ष्य पर, जैसे हमने यहाँ ग्रेफाइट ब्लॉक लिया है, पर आपतित करते हैं तो इस ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो प्रकार की तरंगदैर्ध्य पाई जाती है। एक प्रकार की तरंगदैर्ध्य जो आपतित तरंगदैर्ध्य के बराबर, एक प्रकार की एक्स किरण जिनकी तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य के बराबर है तथा दूसरी प्रकार की प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। ठीक है, इस घटना को हम नाम देते हैं कॉम्पटन प्रभाव। तथा प्रकीर्णित एक्स किरणों में जो दो प्रकार की तरंगदैर्ध्य पाई जाती है जो दो प्रकार की एक्स किरणें पाई जाती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य में अंतर कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। जो देखिए, हमने कहा कि हमारा जो कॉम्पटन विस्थापन है यह प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। तो प्रकीर्णन कोण हमने कहा यहाँ चित्र के अंदर प्रकीर्णन कोण, जो पहला चित्र हमने ये लिया है, ये यहाँ पर प्रकीर्णन कोण हमारे पास फाई इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ जो आपतित जो आपतित एक्स किरण है यह बिना प्रकीर्णित हुए, ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा बिना प्रकीर्णित हुए और उससे पार हो जाती है, उसे हमने वहाँ एंगल हमारे पास होगा फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री। इस स्थिति में हमारे पास जो प्रकीर्णित एक्स किरण है उसकी तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के बराबर है। ये लैम्डा जो हमने लिया है, लैम्डा हमारे पास आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य है। अब हमने कहा यदि फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री है, यदि प्रकीर्णित किरण जो है वो आपतित एक्स किरण से 45 डिग्री कोण के ऊपर प्रकीर्णित होती है तो हमारे पास दो प्रकार की तरंगदैर्ध्य मिलती हैं, एक तो लैम्डा और दूसरी लैम्डा डैश। तो जो 45 डिग्री से प्रकीर्णित होगी उसकी तरंगदैर्ध्य हमारे पास कितनी होगी? लैम्डा डैश। और आपतित की कितनी हो गई? ये हमारे पास लैम्डा होगी। तो इस स्थिति में हमारे पास कॉम्पटन विस्थापन जो आएगा वो इसके बराबर प्राप्त होता है। अब हम फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री ले रहे हैं। फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री का मतलब
जब हमारे पास प्रकीर्णित किरण जो है, जो ग्रेफाइट ब्लॉक से किरण प्रकीर्णित हो रही है, यह आपतित किरण से 90 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित होती है, तो उस स्थिति में प्रकीर्णित किरण की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा डैश तथा आपतित की लैम्ब्डा, और ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉम्पटन विस्थापन हो गया। इसी प्रकार फाई इक्वल्स टू 135 के लिए प्रकीर्णित लैम्ब्डा डैश आपतित लैम्ब्डा, ये हमारा हो गया कॉम्पटन विस्थापन। तो हम चित्र में देख रहे हैं, जब फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री है, कॉम्पटन विस्थापन का मान 0। जब हम कह रहे हैं फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री है, कॉम्पटन विस्थापन ये है। फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए कॉम्पटन विस्थापन इतना प्राप्त होता है, और फाई इक्वल्स टू 45 के लिए कॉम्पटन विस्थापन इतना प्राप्त होता है। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉम्पटन विस्थापन 0, यहाँ इतना प्राप्त हुआ, यहाँ इतना प्राप्त हुआ, यहाँ इतना प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे कॉम्पटन विस्थापन जो है ये हमारा बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं कॉम्पटन विस्थापन की चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या करने की हम कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा जब हम कॉम्पटन विस्थापन की व्याख्या करते हैं, तो चिरसम्मत सिद्धांत कॉम्पटन विस्थापन की व्याख्या में असफल रहता है। तो असफल क्यों रहता है, तो इसकी बात करते हैं। तो चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार जब विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स किरण परमाणविक इलेक्ट्रॉनों पर आपतित होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं, और ये कंपित दोलक समान आवर्ती की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकीर्णित करते हैं। आपतित तरंगों की समान आवर्ती पर प्रकीर्णन विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में सभी भागों में प्रेक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य आपतित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के समान ही होनी चाहिए। तो चिरसम्मत सिद्धांत कहता है कि हमारे पास जब जो एक्स किरण है वह परमाणविक इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती है, तो परमाणविक इलेक्ट्रॉन उसी आवर्ती से कंपन करने लगते हैं जिस आवर्ती की विद्युत चुंबकीय तरंग हमने उन पर आपतित की है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कंपन करते हुए उसी आवर्ती की एक्स किरण या विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करते हैं, जैसा कि ये जिस आवर्ती से वे कंपन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए। परंतु कॉम्पटन प्रभाव में हमने देखा कि तो कॉम्पटन प्रभाव में प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो प्रकार की तरंग दैर्ध्य होती है, एक तो आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य के बराबर, और दूसरी आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक की तरंग दैर्ध्य होती है। अतः हम कह सकते हैं कि चिरसम्मत सिद्धांत जो है वह कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहता है। अब हम बात करते हैं कॉम्पटन विस्थापन के सूत्र की व्युत्पत्ति और इसकी व्याख्या। तो हमने कहा कॉम्पटन प्रभाव की पहले हम बात करते हैं। जब एक्स किरणों को किसी प्रकीर्णक से प्रकीर्णित किया जाता है, तब प्रकीर्णित किरणों में आपतित एक्स किरण से अधिक तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें पाई जाती हैं। ये इस घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो कॉम्पटन प्रभाव को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे जब एक्स किरणों को किसी प्रकीर्णक से प्रकीर्णित किया जाता है, तब प्रकीर्णित किरणों में आपतित एक्स किरण से अधिक तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें पाई जाती हैं। आप अधिक तरंग दैर्ध्य का मतलब कम आवर्ती के टर्म्स में यदि हम बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रकीर्णित एक्स किरणों में आपतित एक्स किरणों से कम आवर्ती की तरंगें पाई जाती हैं। तो इस प्रभाव को हम नाम देते हैं कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक्स किरण की ऊर्जा पैकेट या क्वांटम, तो हम कह रहे हैं कि क्वांटम सिद्धांत पे हमने पीछे भी बात की थी कि हम ऊर्जा पैकेट्स के रूप में, मतलब ऊर्जा को हम कंटिन्यूस न लेते हुए डिस्क्रीट लेते हैं और उसे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में हम कंसीडर करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार
एक्स किरण की ऊर्जा पैकेट या क्वांटम, जिसे हम एक्स किरण फोटोन कहते हैं, लक्ष्य के इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होते हैं। एक्स किरण फोटोन एक कण की भांति व्यवहार करता है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर में अपनी ऊर्जा क्षय करता है। तो एक्स किरण फोटोन को हम एक कण की भांति कंसीडर करते हुए हम कहते हैं कि जब ये आता है इलेक्ट्रॉन पर से इम्पैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, तो टक्कर के फलस्वरूप अपनी ऊर्जा जो है ये कम कर देता है। मतलब अपनी कुछ ऊर्जा जो है ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा गतिज ऊर्जा लाभ होता है और इलेक्ट्रॉन जो है यह गति करने लगता है। तो देखो हमने चित्र में यहाँ दिखाया है, ये आपतित फोटोन है। ये आपतित फोटोन एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस आपतित फोटोन से ऊर्जा लेता है और ऊर्जा लेकर गति प्रारंभ कर देता है। मतलब आपतित फोटोन की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। तो इसको एक बार हम फिर चित्र से समझ लेते हैं। देखिए हमने कहा आपतित फोटोन आया, ये आपतित फोटोन स्थिर इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, टक्कर करता है। यहाँ हमने इस फोटोन को या इस एक्स किरण को हमने कण स्वरूप में लिया है, इसको हमने नाम दिया है फोटोन। तो ये जो आपतित एक्स फोटोन है, ये जो आपतित एक्स किरण है, यह एक्स किरण इस स्थिर इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती है। हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो फोटोन है ये 100 जूल ऊर्जा लेकर और इससे क्या करता है, टक्कर करता है। टक्कर की इसने, अब इस टक्कर के फलस्वरूप यह अपनी कुछ ऊर्जा जो है 100 में से हमने कंसीडर कर लिया कि 20 जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो गई, 20। ये जो ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है ये 20 होगी। जब 100 में से 20 इसने इसको दे दी तो इसके पास कितनी बची, इसके पास बची 80। तो 80 इलेक्ट्रॉन लेकर ये फोटोन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकीर्णित फोटोन जो है इसकी ऊर्जा जो है ये आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। क्यों? तो हमने कहा जब ये आपतित हुआ इसकी ऊर्जा E1 इक्वल्स टू एच न्यू मान लिया 100 है। जब ये प्रकीर्णित हुआ तो इसकी ऊर्जा E2 इक्वल्स टू एच न्यू डैश इक्वल्स टू 80 हो जाती है। E1 100, E2 80, यूँ कहें एच न्यू 100 और एच न्यू डैश ये हमारे पास कितनी हो गई, ये 80 हो गई। तो इसका मतलब h तो है कांस्टेंट, यहाँ h कांस्टेंट। इसका मतलब किस पे फ़र्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये इस आपतित फोटोन की क्या हो जाती है, प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति आपतित फोटोन से कम हो जाती है। जब आवृत्ति कम होती है तो तरंग दैर्ध्य जो है यह अधिक हो जाती है। तो क्वांटम सिद्धांत के द्वारा हम यह दिखा सकते हैं कि हम जो प्रकीर्णित फोटोन है इनकी आवृत्ति जो है आपतित फोटोन से कम होती है। जब आवृत्ति कम होती है तो तरंग दैर्ध्य इन आपतित फोटोन से अधिक होती है। तो कॉम्पटन प्रभाव को समझाने के लिए माना, अब एक बार फिर हम चित्र की बात करते हैं, चित्र की व्याख्या कर लेते हैं। कॉम्पटन प्रभाव को समझाने के लिए माना एक फोटोन जिसकी ऊर्जा E1 इक्वल्स टू एच न्यू तथा संवेग मोमेंटम P1 इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी है। न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, जो आपतित फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और सी जो है ये प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो कहा एक फोटोन जिसकी ऊर्जा E1 इक्वल्स टू एच न्यू तथा संवेग P1 इक्वल्स टू एच न्यू है, विराम द्रव्यमान m0। यदि विराम द्रव्यमान m0 है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, E इक्वल्स टू m0 c²। कि एक शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन, शिथिलबद्ध मतलब लूजली बाउंड, जो कि हम परमाणु से लूजली बाउंड हो, शिथिलबद्ध हो, एक शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन जिसका संवेग 0 है, तो संवेग p इक्वल्स टू हमने 0 डिनोट किया है, से टकराता है। इनमें परस्पर प्रत्यास्थ टक्कर होती है। हमने कंसीडर कर लिया कि फोटोन
तथा इलेक्ट्रॉन इनमें प्रत्यास्थ टक्कर होती है। इस टक्कर के फलस्वरूप प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E2 इक्वल्स टू एच न्यू डैश P2 इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी हो जाती है तथा प्रकीर्णित फोटोन आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाता है। तो आपतित की दिशा हमारी ये है, प्रकीर्णित की ये है, इनके बीच में एंगल हमने फाई से डिनोट किया है। बनाता है टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन विराम नहीं है तो इसका जो द्रव्यमान है वो हमने m लिया है, ठीक है, और इसका संवेग p डैश इक्वल्स टू एम वी हमने कंसीडर कर लिया। इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से गति कर रहा है। तो टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E डैश इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर और संवेग p डैश इक्वल्स टू एम वी हो जाता है। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन आपतित फोटोन की दिशा से थीटा कोण पर प्रकीर्णित होता है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है इसे हम प्रतिचित्त वेग कहते हैं। अब इस सूत्र व्युत्पत्ति के लिए ये जो चित्र है इसी से ही हम सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा चूँकि टक्कर हमारी प्रत्यास्थ है इसलिए प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार एच न्यू प्लस एम सी टू एम जीरो सी स्क्वायर। टक्कर से पहले आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, तो हमने एच न्यू लिख ली, आप और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एम जीरो सी स्क्वायर, ये एम जीरो सी स्क्वायर हो गया। ये बराबर होनी चाहिए टक्कर के बाद ऊर्जा। टक्कर के बाद जो फोटोन है इसकी ऊर्जा एच न्यू डैश तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एम सी स्क्वायर हमने यहाँ लिख दी। इसे हम हल करें तो हल किया तो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 1 से डिनोट कर दिया। अब हम बात करते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग के संरक्षण के नियमानुसार। तो एक्स अक्ष हमारी कौन सी होगी, एक्स अक्ष ये होगी। इसके अनुदिश हमें संवेग संरक्षण का नियम लागू करना है। तो हमने कहा एक्स अक्ष के अनुदिश टक्कर से पहले संवेग P1 इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी और टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन का संवेग P इक्वल्स टू जी। तो हो गया टक्कर से पहले हमारे पास संवेग हो गया मात्र एच न्यू अपॉन सी, बराबर होना चाहिए किसके, टक्कर के पश्चात संवेग। टक्कर के पश्चात संवेग ये है। अब हमें चाहिए एक्स दिशा में, तो एक्स दिशा में हम इसका कंपोनेंट लेते हैं। तो एक्स दिशा में कंपोनेंट लिया तो ये हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई। और टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग संवेग हो गया एम वी। इसका एक्स दिशा में हम कंपोनेंट लें तो एक्स दिशा में हो गया एम वी कोस थीटा। तो इस इक्वेशन को हमने लिखा टक्कर से पहले एच न्यू अपॉन सी, टक्कर के पश्चात एच न्यू डैश अपॉन सी, ये प्रकीर्णित फोटोन का संवेग एक्स दिशा में और ये प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन का संवेग एक्स दिशा में। इसको हमने हल कर लिया। हल करने पे इक्वेशन हमारे पास आ गई एम वी सी कोस थीटा इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। इसको हमने समीकरण नंबर 2 से लिखा। अब हम बात करें y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियमानुसार। तो y अक्ष में आए हम, चित्र में देखो, चित्र में हम देख रहे हैं y दिशा में, y दिशा कौन सी होगी, y दिशा जो होगी वो हमारे पास ये वाली दिशा होगी। इसको हमने y दिशा कंसिडर कर लिया। हमने कहा अगर y दिशा की यदि हम बात करते हैं तो टक्कर से पहले संवेग ये है x दिशा में है, इसका y अक्ष में कंपोनेंट ले तो जीरो आएगा। और इलेक्ट्रॉन का जो है टक्कर से पहले संवेग जीरो था, तो हम कह रहे हैं वाई दिशा में यदि हम संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार इनके कंपोनेंट लेते हैं तो हमें टक्कर से पहले संवेग जीरो प्राप्त होता है। टक्कर के पश्चात यदि हम बात करें तो देखिए टक्कर के पश्चात ये प्रकीर्णित फोटोन का हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस 5। तो हमने कहा एच न्यू डैश का इस दिशा में कंपोनेंट लेना है हमें, तो ये हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी कोस 90 डिग्री माइनस 5, कोस 90 डिग्री माइनस 5 कोस 90 डिग्री माइनस 5 इक्वल्स टू साइन 5। ठीक है, तो ये हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी साइन 5। इसी प्रकार इसका लेंगे हम
तो वही प्रोसीजर से ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा। तो एम वी साइन थीटा, तो ये हमने लिख दिया टक्कर से पहले 0, टक्कर के पश्चात प्रकीर्णित फोटोन का संवेग हो गया एच न्यू डैश सी अपॉन सी साइन पाई, और ये हो गया किसका, जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है उसका वाई दिशा में संवेग। तो वैल्यू हमारे पास आ गई, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। एम वी सी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन पाई। अब जो समीकरण 2 थी, देखिए ये हमारी समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है, इन दोनों का वर्ग करके स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। इधर ऐड किया तो ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया। इसी प्रकार इनको सॉल्व कर लिया। हल करने पर इक्वेशन जो आई तो हमारे पास हो गई ये इक्वेशन एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कोस फाई। इसको हमने समीकरण नंबर 4 से गुणा कर दिया। अब इस समीकरण 4 को हमने लिखकर छोड़ दिया। अब समीकरण 1 पे आया। कहाँ है समीकरण 1? समीकरण 1 हमारे पास ये रही। इस समीकरण 1 का हम स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग करते हैं, तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इसे हमने समीकरण नंबर 5 से डिनोट कर दिया। तो समीकरण 5 में से इस इक्वेशन को हम घटा देते हैं। जब घटाते हैं तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ सी की पावर 2 ही थी, तो सी की पावर 2 नीचे आ जाएगा, मतलब ऊपर नीचे गुणा करके इसको, यदि ऊपर भी सी स्क्वायर से गुणा करूँ नीचे भी सी स्क्वायर से गुणा करूँ तो ऊपर हो जाएगा सी की पावर 4 और नीचे सी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 कॉमन, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था उसमें हो गया एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसी प्रकार इनका हमने घटाकर हल किया तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? m इक्वल्स टू m0 क्या है? विराम द्रव्यमान। जब इलेक्ट्रॉन हमारा स्थिर है तो उसका जो मास है वो कितना होगा? तो m0 होगा। तो m इक्वल्स टू m0 रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या m0 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये जो टर्म थी इसमें से m स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम m0 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ ये हो गया। तो ये हो गया m0 स्क्वायर सी की पावर 4। अब यहाँ पर हमारे पास था m0 स्क्वायर सी की पावर 4, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। सॉल्व किया तो ये हो गया न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इक्वल्स टू एच अपॉन m0 सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। अब हम क्या जानते हैं कि लैम्डा जो है वो सी अपॉन वी के बराबर होता है। लैम्डा जो है वो सी अपॉन वी के बराबर हो गया। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं न्यू से न्यू कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू। सी से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, सी से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो सी इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक सी से ये नीचे वाला सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पूरा हल करके दिखाया। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू इक्वल्स टू सी न्यू डैश अपॉन न्यू डैश। तो हमने कहा ये जो लैम्डा डैश और लैम्डा की वैल्यू ये हमने यहाँ रखी, तो एक सी जो है हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी, तो हमने रख दिया इसको लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की टर्म में। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन m0 c 1 माइनस कोस फाई। यह तरंग दैर्ध्य में कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र है। ठीक है, ये जो इक्वेशन 8 है ये हमारी तरंग दैर्ध्य में कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र है। अब देखिए ये जो टर्म है हमारी
सी ये बनी h अपॉन m0c, h प्लैंक नियतांक, m0 इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, c वेलोसिटी। इसको हम हल करते हैं, तो हल करते हैं तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि h अपॉन m0c की विमा तरंग दैर्ध्य के समतुल्य प्राप्त होती है, इसलिए इसे कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो है इसे हम लैम्डा सी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू जो आती है ये आती है लैम्डा सी इक्वल्स टू 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। आर्मस्ट्रॉन्ग को हम किससे डिनोट करते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। तो समीकरण 8 से जो ऊपर हमने लिखी थी उससे इसको हमने डेल्टा लैम्डा से डिनोट कर लिया, लैम्डा सी की वैल्यू रख दी और 1 माइनस कोस फाई। तो अब सिर्फ यहाँ एंगल हमारे पास फाई है, तो जो कॉम्पटन विस्थापन है यह किस पर निर्भर करेगा, ये प्रकीर्णन कोण जो है केवल इस पर निर्भर करता है। तो हमने कहा 1 माइनस कोस फाई के अधिकतम मान के लिए फोटोन का प्रकीर्णन कोण 180 डिग्री होना चाहिए। इसके अधिकतम मान के लिए फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ जाती है 2। तो लैम्डा, डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम मतलब अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन कब होता है, जब प्रकीर्णन कोण का मान 180 डिग्री होता है। और अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन कितना होता है, 0.0484 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इससे आगे हम बात करते हैं कॉम्पटन प्रभाव में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा और गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा निकालने के लिए हमें किस दिशा में आपतित जो एक्स किरण थी या आपतित फोटोन था उससे इलेक्ट्रॉन जो है कितना प्रकीर्णित हुआ, प्रतिक्षिप्त हुआ, वो एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो चित्र में हमने इसको कितना दिखाया था, चित्र से हमने इसको थीटा से डिनोट किया था। तो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने का। देखिए ये हमारे पास समीकरण 3 थी, ये समीकरण 2, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग लगाया, 3 में इसमें इसका भाग लगाया, तो MVC कैंसिल, तो ये हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास न्यू डैश साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। ये हमने यहाँ लिखा है, ये देखिए tan थीटा इक्वल्स टू न्यू डैश साइन फाई न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। न्यू डैश कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल और इक्वेशन हो गई साइन फाई अपॉन न्यू डैश माइनस कोस फाई। न्यू अपॉन न्यू डैश का मान समीकरण 7 से रखने पर, समीकरण 7 कहाँ है, एक बार 7 पे चलते हैं। तो देखिए ये हमारी समीकरण 7 हो गई, ये हो गई। ठीक है, इस समीकरण 7 को हम हल करके न्यू अपॉन न्यू डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, न्यू अपॉन न्यू डैश का। तो न्यू अपॉन न्यू डैश का मान ज्ञात करने के लिए हमने इस इक्वेशन में न्यू डैश का भाग लगाया, तो ऊपर हमारे पास कितना बचा, ऊपर बच गया न्यू अपॉन न्यू डैश -1, न्यू डैश नीचे से कैंसिल, और ये जो न्यू बचा इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इधर हो गया एच न्यू m0 c², और इस तरफ हमारे पास क्या बचा, न्यू अपॉन न्यू डैश -1। ठीक है, इसको उठाकर उधर ले गए तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमने यहाँ रख लिया, देखिए ये आ गया। ठीक है, यहाँ ये हमने वैल्यू रख दी किसकी, न्यू अपॉन न्यू डैश की। न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू रखकर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया तो हो गया साइन फाई अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0 c², 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, अब देखो कैसे निकाला इसको, इस 1 को इसके साथ ऐड करें तो ये हो गया 1 माइनस कोस फाई, 1 माइनस कोस फाई यहाँ भी है, दोनों में कॉमन लिया, कॉमन लेने पर हमें ये टर्म प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हमने कैसे डिनोट किया है, अब के कितनी होनी चाहिए, के होनी चाहिए एच न्यू माइनस एच न्यू
डैश। ठीक है, चित्र में हमने ऊपर दिखाया भी था आपको। आपतित फोटोन की 100 हमने माना था, प्रकीर्णित 80 हमने माना था, तो ये कितनी होनी चाहिए, ये के हमारे पास 20 होनी चाहिए। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा में से प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा को यदि हम घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो k इक्वल्स टू 1/2 mv² इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू डैश। तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिलती है वह गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो इसे इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन थी k इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू डैश, तो h न्यू हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू, न्यू अपॉन न्यू डैश का। फिर हम समीकरण 7 में जैसा हमने ऊपर लिखा था, ये यहाँ लिखा था, ये किसका मान है, न्यू अपॉन न्यू डैश का। ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऊपर है न्यू डैश अपॉन न्यू, जबकि हम वैल्यू रख रहे हैं न्यू अपॉन न्यू डैश की। तो हम वैल्यू कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन करके लिखेंगे इसको, और एल्फा, एल्फा इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन m0 c²। हल करेंगे तो k इक्वल्स टू हो गया h न्यू एल्फा 1 माइनस कॉस फाई 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस फाई एल्फा h न्यू अपॉन m0 c²। अतः प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और ये हमने वैल्यू ये निकाली, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, k इक्वल्स टू एच न्यू एल्फा 1 माइनस कॉस फाई 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस फाई। यदि हमें निकालना हो कि प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा के अनुपात में कितनी होती है, तो हम क्या कहेंगे, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा या आपतित फोटोन की ऊर्जा, दोनों का अनुपात निकालना है तो k अपॉन एच न्यू। तो एच न्यू का यहाँ हम भाग लगा देंगे तो ऊपर से एच न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया k अपॉन एच न्यू इक्वल्स टू एल्फा 1 माइनस कोस फाई 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। फोटोन के पश्च प्रकीर्णन की स्थिति में, पश्च प्रकीर्णन का मतलब जब प्रकीर्णन कोण, सॉरी ये थीटा नहीं होगा, ये होगा फाई। प्रकीर्णन की स्थिति में फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम प्राप्त होती है। तो फाई की जगह हमने क्या रख लिया, 180 डिग्री। फाई की जगह 180 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर कोस 180 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1। -1 यहाँ रखा, -1 यहाँ रखा, तो दोनों ये ब्रैकेट ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हो गया 2 एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा। तो इस एच न्यू को इधर ले आए तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू इस वैल्यू के बराबर हमें प्राप्त होता है। यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य लैम्डा सी हो तो उपरोक्त सूत्र निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये हमने आवर्ती में लिखी है, ये फ्रीक्वेंसी में लिखी हुई है, इसको लैम्डा में हम चेंज कर लेंगे, लैम्डा में चेंज करके और लैम्डा सी की वैल्यू रख देंगे। तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू 2m0c² लैम्डा c² अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा सी, लैम्डा यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन वी न्यू, सॉरी सी अपॉन न्यू, सी प्रकाश का वेग, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई, आवर्ती हो गई, लैम्डा सी इक्वल्स टू h अपॉन m0c।